हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मीनारायण एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर में वाक्य के जो बेसिक्स होते हैं उनको कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, यानी कि ये टॉपिक जो है आपका आज कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वाक्य का नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, इससे पहले दोस्तों हमने चर्चा की थी किसके, वाक्य के प्रकार की। वाक्य के प्रकार में हमने बात की थी कि वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार से इनको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला जो है वो था रचना के आधार पर, और दूसरा जो था वो क्या था, अर्थ के आधार पर। मैंने आपको बताया था कि रचना के हिसाब से आपको किस प्रकार का पता करना है, तो यहाँ पर तीन हमने अक्षर लिखे हुए हैं, तो रचना के अनुसार हम पढ़ेंगे तीन प्रकार के। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार बताइए, या कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। और वहीं अर्थ के हिसाब से कितने होते हैं, तो अर्थ के अकॉर्डिंग होते हैं 8 प्रकार के। रचना की दृष्टि से बात करें तो भाई होते हैं, पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारे डियर फ्रेंड क्या, संयुक्त वाक्य। क्लियर? यहां से ये तीन आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम किसकी, अर्थ के हिसाब से। अर्थ के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के हिसाब से पहला होता है विधिवाचक, दूसरा होगा हमारा निषेधवाचक, और तीसरा होगा हमारा आज्ञावाचक, चौथा होगा विस्मय, और उसके बाद होगा संदेह, फिर होगा हमारा इच्छा, उसके बाद होगा संकेत, और फिर क्या होगा, प्रश्न। तो देखें 8 हो जाते हैं कि नहीं होते, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये और से 8 को हमने कनेक्ट किया था। तो ये आपको दोस्तों एक बार फिर से इसलिए बताया है ताकि आपको सारे प्रकार एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो चलिए अब हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रचना की दृष्टि से जो वाक्य हैं उनको पढ़ेंगे। रचना की दृष्टि से देखें हम, तो पहला जो प्रकार था वो हमारा क्या था, पहला था हमारा सरल वाक्य। तो देखिए सरल वाक्य में क्या है, सरल वाक्य वेरी सिंपल है। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था उद्देश्य और विधेय को। तो जहां पर एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वहां पर क्या होगा, सरल वाक्य होगा। एक उद्देश्य और एक विधेय जिस वाक्य में मिलेगा वो हमें पता चल जाएगा कि क्या है वो सरल वाक्य। कैसे होगा, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम बाजार जाता है, ये हमारा एक वाक्य हो गया। अब देखिए यहां पर उद्देश्य क्या दिख रहा है, हमें एक दिख रहा है उद्देश्य। मैंने क्या बताया था उद्देश्य के लिए, कि भाई जिसके लिए बातें कही जा रही हैं, वाक्य की सारी बातें जिस किसी के लिए कही जा रही हैं वो होगा उसका उद्देश्य। और विधेय क्या होता है कि देखिए उद्देश्य के लिए जो बात कही गई है वो होता है विधेय, या हम यूं कहें कि कर्ता जो होता है वो होता है उद्देश्य, और कर्ता के लिए जो बात कही गई है वो होता है विधेय। या फिर हम यूं कहें कि यह संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए वाक्य में अन्य बातें कही गई हैं वो क्या होंगे, उद्देश्य होंगे, और संज्ञा या सर्वनाम के लिए जो बात कही गई है वो होगा उसका विधेय। हम किसी प्रकार से भी देखें तो बात यही निकल के आएगी कि उद्देश्य क्या होगा, जिसके लिए सारी बातें कही गई हैं। तो ये एक हमें उद्देश्य दिख रहा है, और ये एक क्या दिख रहा है, हमें विधेय दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका सरल वाक्य हो गया। आप अगर उद्देश्य और विधेय को पहचान गए तो आप सरल वाक्य आसानी से पहचान सकते हैं, और वैसे भी सरल वाक्य स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है जब पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा देखें हम, दूसरा प्रकार क्या था हमारा, दूसरा था हमारा मिश्र वाक्य। दूसरा क्या था हमारा, मिश्र वाक्य।
तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, देखिए एक तो होगा इसमें क्या, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य का मतलब एक वाक्य का हिस्सा जो मुख्य होगा वो होगा प्रधान उपवाक्य। दूसरा होगा एक आश्रित उपवाक्य। क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। ये दोनों चीजें जहां आपको दिखाई देंगी वहां क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। अब देखिए मैंने बोला प्रधान उपवाक्य, जैसे मान लीजिए राजेश ने कहा कि वह नहीं जाएगा, या आएगा कर लीजिए। क्या बोला, राजेश ने कहा कि वह नहीं आएगा। तो देखिए राजेश ने कहा, अब देखिए इस पूरे वाक्य में एक जो खास बात अगर हम देखें तो ये जो है वो ये प्रधान उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। अब ये क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है। इसलिए आश्रित उपवाक्य है क्योंकि इन दोनों अगर वाक्य को अपन देखें, दो उपवाक्यों में तोड़ें इसको, तो ये मुख्य है क्योंकि इसी पर डिपेंड ये कर रहा है, इसलिए ये क्या है, आश्रित है। ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। आपको पहचानने का तरीका एक तो ये है कि आप प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को देख लें तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये मिश्र वाक्य है। अन्यथा की स्थिति में आप क्या करेंगे, अन्यथा की स्थिति में कुछ शब्द आपको उसमें देखने को मिलेंगे जिनके माध्यम से आप उसको पहचानेंगे कि वो क्या है, मिश्र वाक्य है। यानी कि दो उपवाक्य आपको इन शब्दों के माध्यम से जुड़े मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि, जैसा कि भी हमने एग्जाम्पल में देखा, जो वह, इस प्रकार के वाक्य शब्दों से वाक्य जुड़े मिलेंगे। जैसे मान लीजिए जितना उतना, एक प्रकार की कंडीशन हमें दिखाई दे तो भी वो क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। मान लीजिए जहां वहां के माध्यम से जुड़ा हुआ हो तो भी क्या होगा, वो मिश्र वाक्य होगा। मान लीजिए यदि अगर से भी वाक्य कंडीशन हमें एक प्रकार से देखने को मिले तो वहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। या मान लीजिए जैसे वैसे के माध्यम से भी अगर कोई वाक्य हमें जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे वैसे के हिसाब से, तो वहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। आसान तरीका मैंने बताया था कि आप आइडेंटिफाई करिए कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य हमें जहां देखने को मिलेंगे वहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। और बाकी अभी आप इन दो तरीकों से इसको समझ सकते हैं। जब हम इसका प्रैक्टिस सेट आगे लगाएंगे तो और भी सारे डाउट्स आपके बेहतर तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए अगला देखें हम, अगला प्रकार। तो अगला प्रकार जो है वो क्या है, संयुक्त वाक्य। ध्यान रखिएगा अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रचना की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, देखिए जहां पर क्या होंगे, एक से अधिक होंगे क्या, आश्रित उपवाक्य। अभी हमने क्या देखा था, आश्रित उपवाक्य सिर्फ एक देखा था मिश्र वाक्य में, और एक था प्रधान उपवाक्य। अब यहां पर क्या होगा, एक से अधिक होंगे और वो अव्ययों के माध्यम से जुड़े होंगे। अव्यय क्या होते हैं वो हमने आपको बता दिया है पिछली क्लासों में। अव्ययों के माध्यम से जुड़े होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एक वाक्य लिखा हुआ है कि प्रवेश ने खाना खाया और चला गया। देखिए अब अगर आप कहेंगे कि सर ये हो गया एक प्रधान उपवाक्य और एक हो गया आश्रित उपवाक्य, तो यहां पर तो मिश्र वाक्य होना चाहिए। आपकी बात गलत इसलिए हो जाती है कि यहां पर मैंने क्या बोला है, अव्ययों के माध्यम से जुड़े हों। तो हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है। ये पहचानने के तरीके हैं कि हमें वाक्य को पहचानना कैसे है।
यहां पर और लगा हुआ है, चूंकि क्या है, एक अव्यय है और दो वाक्य एक अव्यय द्वारा जुड़े हुए हैं यहां, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, कौन कौन से अव्यय और होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए और हमने देखा है, और के माध्यम से जुड़ा हो एवं, और इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि मिश्र वाक्य में आपको एक प्रकार की कंडीशन से स्पष्ट समझ में आएगी, जहां पर ऐसा स्पष्ट समझ में आए कि यार इस प्रकार की कंडीशन हमें दी हुई है तो वहां पर मिश्र वाक्य होगा। अन्यथा की स्थिति में देखिए आपको सीधे सीधे उपवाक्य दिखेंगे जो कि जुड़े होंगे, है ना। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ फिर भी, किंतु परंतु, पर, अतः इत्यादि वाक्यों में वाक्य उपवाक्य इस प्रकार के अवयवों से जुड़े होंगे, वो होंगे हमारे क्या, संयुक्त वाक्य होंगे। यहां तक क्लियर है। इसके अलावा अब हम देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर हम पता कर चुके हैं कि पहले से हमें पता है कि अर्थ के अनुसार होते हैं 8 प्रकार के, जिनमें से पहला प्रकार होता है भाई विधिवाचक। ये काफी आसान है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। ये क्या हो, बहुत आसान हो जाते हैं। विधिवाचक सबसे पहला प्रकार है। तो विधिवाचक में क्या होता है, सीधी सी बात है कि हमें क्या होता है, किसी कार्य के होने का पता चलता है, किसी कार्य के होने के पता चले, वहां होता है क्या, जहां पर हमें पता चले कि भाई किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, वो होगा विधिवाचक। जैसे मान लीजिए श्याम आया, एक वाक्य हो गया। मान लीजिए दूसरा लिखा हुआ है रमेश गया। मतलब एकदम सिंपल साधारण से वाक्य जो जिनसे हमें किसी काम के होने का बोध हो, वो होंगे हमारे क्या, विधिवाचक वाक्य। दूसरा प्रकार देखें तो दूसरा प्रकार क्या होगा हमारा, दूसरा होगा निषेध। निषेध के बारे में भी आप जानते हैं कि देखिए जहां पर हमें नकारात्मकता देखने को मिले, नकारात्मकता का अर्थ है दोस्तों कि देखिए जब किसी वाक्य के अंदर आपको ना, नहीं, इस प्रकार की शब्द अगर उस वाक्य में आपको दिखाई देंगे तो वो निश्चित रूप से निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे मान लीजिए राजेश स्कूल नहीं आया। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, आपको क्या दिखाई दे गया, नहीं दिखाई दे गया, तो दैट मीन्स कि वाक्य क्या होगा, निषेधवाचक। आसान सी बात है। चलिए देखिए इसके बाद हम देखते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, तो देखिए यहां पर दोस्तों वो ऐसे वाक्य सम्मिलित किए जाते हैं जब हम किसी से काम करने के लिए आदेश देते हैं, तो उसके लिए हम जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आज्ञावाचक। जैसे मान लीजिए घर में मेहमान आए हुए हैं, तो घर का जो मुखिया है वो अपने बच्चों को कुछ आदेश देगा। जैसे मान लीजिए कि क्या, कि मान लो उसने बोला कि राहुल पानी लेकर आओ। तो पिताश्री ने क्या हुआ, अपने बेटे को आदेश दिया, क्या, पानी लेकर आओ। क्या है, पानी लेकर आओ। तो ये क्या हुआ, पिताजी ने आदेश दिया है बच्चे को कि जाओ पानी लेके आओ। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, आज्ञावाचक के अंतर्गत आएंगे। सीधा सा अर्थ है, आपको पता ये करना है कि वो वाक्य में अगर किसी से कुछ आदेश दिया गया है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला है दोस्तों क्या, विस्मय।
विस्मयवाचक के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि विस्मय का मतलब होता है क्या, कि जहां पर आश्चर्य, दुख, घृणा इत्यादि बातें शामिल की गई हों, वहां पर होता है विस्मयवाचक। दूसरा तरीका पहचानने का यह है कि जब भी कभी आपको विस्मयवाचक वाक्य देखने को मिलेगा तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अवश्य रूप से किया गया होगा। दूसरी चीज एक और भी मैं बता दूं कि यदि वाक्य शुद्धिकरण आता है और वाक्य विस्मयवाचक लिखा हुआ है और उसमें यदि विस्मयादि बोधक का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हे राम, वह चला गया। मतलब इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है भाई, हमें पता चल रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति चला गया है उसके जाने से किसी को क्या है, दुख है। यहां पर हमने क्या किया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लीजिए एक आध एग्जांपल और देख लें, अरे तुम आ गए। तो ये वाक्य यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। जब आपसे वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाएगा और उसी के माध्यम से आप उसको पहचान सकते हैं कि वाक्य जो है वो कौन सा है, विस्मयवाचक वाक्य होगा। देखिए अगला क्या होगा, अगला होगा संदेह, संदेहवाचक। देखिए अब संदेह का मतलब क्या होगा, संदेहवाचक में यह होगा कि अपन को वाक्य पढ़ने के बाद अपन संदेह में ही रहेंगे कि यार बात कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए दरवाजे पर कोई आया है, इसकी सीधी सी पहचानने की तरीका है, आपको कोई कुछ इस प्रकार के शब्द जब किसी वाक्य में देखने को मिलेंगे तो वो संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई आया है, कोई आया है, तो इस वाक्य में आपको पता चल रहा है क्या कि जो भी आया है वो है कौन, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ पैसे मिले हैं, इधर कर देते हैं मुझे कुछ पैसे मिले हैं। तो अब देखिए यहां पर कुछ लगा हुआ है और पैसों की अगर बात करें तो अगर गिनती करें तो हमें एक संख्या पता नहीं चल पा रही है कि पैसों की संख्या या पैसे हैं कितने। इस प्रकार से क्या है कि हम वाक्य में अगर देखें तो हम अभी भी क्या है, हमें संदेह है कि जो पैसे हैं वो उनकी संख्या कितनी है, पैसे कितने हैं, या फिर जो आया है वो कौन है। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो किस में आएंगे, संदेहवाचक के अंतर्गत आएंगे। अगला है हमारा क्या, इच्छावाचक। तो इसको पहचानने का तरीका भी काफी आसान है। अब कैसे पहचानेंगे कि इच्छावाचक वाक्य प्रयोग किया गया है। देखिए जब भी हम किसी आदरणीय व्यक्ति को ग्रीड करते हैं तो क्या होता है कि वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जितने भी प्रकार के वाक्य हम प्रयोग करते हैं वो सब आएंगे इच्छावाचक के अंतर्गत। अब इच्छावाचक के अंतर्गत कैसे आएंगे, मान लो हमने भाई किसी के पैर छुए तो उसने बोला खुश रहो। इसका अर्थ क्या हुआ है कि जिसके हमने पैर छुए हैं उसकी ऐसी इच्छा है कि हम खुश रहें। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे किसी ने हमसे बोल दिया खुश रहो, तो इसका मतलब क्या है, जिसने ये बात बोली है उसकी ऐसी इच्छा है कि हम खुश रहें। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला सदा सुखी रहो, या भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मतलब जितने भी ये आशीष प्रदान करने वाले शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। इनको पहचानने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वाक्य प्रयोग किया गया है
उसमें हमें कोई आशीर्वाद दे रहा है क्या, इस प्रकार का शब्द वाक्य इस्तेमाल किया गया है क्या? यदि हाँ तो वो वाक्य होगा, वो कौन सा हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला है संकेतवाचक। देखिए, संकेतवाचक में भी आपको एक प्रकार की स्थिति, एक कंडीशन दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि जो पढ़ेगा वो पास होगा। अब आपको कंडीशन दिखाई दे गई। क्या कंडीशन दिखाई दे गई? कि भाई जो नहीं पढ़ेगा वो क्या होगा? वो फेल होगा। पढ़ेगा जो वो पास होगा। इस प्रकार की कंडीशंस आपको अगर दिखाई दें, मतलब संकेत का अर्थ ये है कि ये हमें संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है? कि भाई पढ़ने वाला ही क्या होगा? पास होगा। ये संकेत हमें दे रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। हमें उनको पहचानना रहेगा किसके माध्यम से? जो सो के माध्यम से इस प्रकार के वाक्य शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए होंगे। तो पहचानना इनको आसान हो जाता है, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यार वाक्य में एक प्रकार की कंडीशन दी हुई है, एक स्थिति बताई गई है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वाक्य को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाक्य किस प्रकार का है। आखिरी है हमारा कौन सा? प्रश्नवाचक, जो कि आप सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार का होगा। प्रश्नवाचक स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि देखिए, पहली चीज तो ये है, जैसे विस्मयवाचक में हमने देखा था कि भाई विस्मय आदि बोधक का प्रयोग किया गया है तो वो विस्मयवाचक होगा। प्रश्नवाचक की पहचान सीधी सी है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो वो होगा क्या? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। दूसरी चीज, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार की चीजें अगर शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस प्रकार के शब्द अगर उसमें इस्तेमाल किए गए हैं तो वो वाक्य जो होगा वो निश्चित रूप से प्रश्नवाचक होगा। जैसे कि पूछ लिया जाए कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अब देखिए, ये यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है। जब आप वाक्य शुद्धिकरण देखेंगे तो हो सकता है कि यहां पर फुल स्टॉप लगा हो, पूर्ण विराम लगा हो, तो ये व्याकरण दृष्टि से गलत हो जाएगा। अगर यहां पर क्या लगा हुआ है तो ये जरूरी है कि वहां पर क्या लगा हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। तो दो तरीके हैं, एक तो आप इनसे पहचान सकते हैं, दूसरा तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक चिन्हों से संबंधित जितने भी वाक्य हमने पढ़े हैं, जितने भी प्रकार पढ़े हैं, उनसे संबंधित हम प्रश्नों को लगाएंगे, जिससे आपका ये जो वाक्य का टॉपिक है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जो कुछ भी आकांक्षाएं आपके मन में शेष बची हैं इस टॉपिक को लेकर के, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप जो कमेंट में अपनी जिज्ञासाओं को बताएंगे तो उनको पूरा करने में हमें काफ़ी खुशी होगी। तो आपसे बस निवेदन यही करते हैं कि आपके अंदर जो भी सुझाव हैं या जो शिकायतें हैं वो हमें आप बताएं, ताकि हम उनको पूर्ण कर सकें और अपनी सेवाओं को आपके लिए और बेहतर बना सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।